नमस्कार। सरस्वती एग्री क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में अपन ने पारिस्थितिकीय निकेत के बारे में चर्चा की थी। आज उसी लेसन के अंदर अपन निकेत अतिक्रमण पढ़ेंगे, जिसे ओवरलैपिंग भी कहते हैं। क्या होता है, देखिए, अतिक्रमण या ओवरलैपिंग। जब समान निकेत पर, निकेत का मतलब सब जानते हैं, निकेत का मतलब होता है आवास, जिसको अपन प्राकृतिक घर भी कह सकते हैं। तो जब समान निकेत पर रहने वाली दो जातियों की पोषण विधि तथा भोजन में समानता होती है, तो निश्चित रूप से दोनों में कड़ी स्पर्धा छिड़ जाती है। कड़ी स्पर्धा का मतलब होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है उनके मध्य स्पर्धा या प्रतिद्वंद्वता पाई जाती है, जिसके अंत में एक जाति दूसरी को समाप्त करके संपूर्ण निकेत पर स्थापित हो जाती है। मतलब दो जातियां रहती है और दोनों जातियां जो है भोजन के लिए, और उसको अपन पोषण विधि भी कह सकते हैं, यानी उनमें पोषण विधि भी समान है और उनकी भोजन की आवश्यकता भी समान है। तो उनके मध्य जो है एक स्पर्धा उत्पन्न हो जाती है, और उस स्पर्धा के अंतर्गत जो मजबूत जाति होती है, जिनकी संख्या अधिक होती है, वो जीवित रह जाती है और पूरे निकेत पर अतिक्रमण कर लेती है, और जो कमज़ोर जाति रहती है वो वहाँ से हट जाती है। इसका एक उदाहरण दे रखा है कि जो ड्रोसोफिला नामक एक मक्खी होती है, तो ड्रोसोफिला नामक मक्खी की एक जाति है जिसका नाम है ड्रोसोफिला स्यूडोओब्लोस्कुरा। इससे भरे पिंजरे में यदि एक गर्भिणी माता, गर्भिणी का मतलब होता है कि जिसका गर्भ धारण हो चुका है, तो गर्भिणी मादा जिसका नाम है ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर मक्खी को छोड़ दिया जाए, तो कुछ समय पश्चात पहली मक्खी यानी कि स्यूडोओब्स्कुरा, या जिसको अपन कहते हैं स्यूडोओब्स्कुरा मक्खी की समस्त जीव संख्या को ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर की बढ़ती जीव संख्या समाप्त कर देती है। तो ये एक प्रकार का यहाँ पर एक उदाहरण है। ये उदाहरण जो है एक जो है ड्रोसोफिला नामक जो मक्खी होती है उसकी दो प्रजातियों के मध्य हैं, जिनमें एक मक्खी दूसरी मक्खी को समाप्त कर देती है, क्योंकि इनके मध्य एक स्पर्धा उत्पन्न होती है, और स्पर्धा के कारण से दूसरी वाली जो मक्खी है उसकी जनसंख्या बढ़ जाती है और पहली वाली जो मक्खी होती है उसकी जनसंख्या घट जाती है। इस प्रकार से यहाँ पर ये एक प्रकार का निकेत ओवरलैपिंग होता है। मतलब इसको अपन कहते हैं निकेत अतिक्रमण, यानी एक जाति जहाँ निवास करती है उसके बाद में दूसरी जाति उसके ऊपर आक्रमण करके और वहाँ पर उस जाति को हटा देती है और उसकी जगह अपना स्थान ग्रहण कर लेती है। इसको अपन कहते हैं ओवरलैपिंग या अतिक्रमण। अब देखिए, यहाँ पर निकेत अतिक्रमण का एक चित्र दे रखा है, जिसमें एक जाति अ दे रखी है और एक जाति ब दे रखी है। इन दोनों जातियों की जो चोटियाँ हैं उनके बीच की दूरी दे रखी है। निकेत अ की व्यापकता दे रखी है, निकेत ब की व्यापकता दे रखी है। दोनों जातियाँ सम्मिलित रूप से एक जगह रखी जाती है, जिसको अपन निकेत अतिक्रमण कहते हैं। निकेत अतिक्रमण में क्या होता है कि एक जाति, मतलब अपन ने जो उदाहरण पढ़ा था उसके अनुसार जो जाति अ है उस जाति अ को जाति ब हटा देती है। मतलब ये यहाँ पर देखिए, ये अ जाति है और ये ब जाति है, इन दोनों के मध्य जो है यहाँ पर ये एक निकेत अतिक्रमण होता है। निकेत अतिक्रमण इस निकेत के अंतर्गत होता है, जिसमें क्या होता है कि ये अ जाति जो होती है उस अ जाति को ब जाति हटा देती है, इसकी संख्या को कम कर देती है, इसकी संख्या या इसकी जीव संख्या अधिक हो जाती है, जिसके कारण से यहाँ पर इस निकेत के अंदर अतिक्रमण या ओवरलैपिंग होती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये निकेत अतिक्रमण का उदाहरण देकर ये चित्र दिया गया है। इसके बाद में देखिए आगे, लेकिन उपरोक्त उदाहरण के अतिरिक्त प्रकृति में ऐसे उदाहरण भी मिलते हैं जिनमें एक निकेत में दो जातियां स्थायी रूप से सामंजस्य बनाकर निवास करती है। इस प्रकार की सामंजस्य का मुख्य कारण भोजन भिन्नता है, जिसके परिणाम स्वरूप दोनों जातियों में भोजन के लिए टकराव या स्पर्धा नहीं होती है। मतलब क्या होता है कि अगर भोजन की भिन्नता होगी, भोजन अगर जीवों का अलग अलग होगा, तो उनके मध्य स्पर्धा नहीं होगी, और स्पर्धा नहीं होगी तो यहाँ पर निकेत अतिक्रमण नहीं होगा, यानी उन दोनों जातियों के मध्य सामंजस्य उत्पन्न हो जाएगा, और सामंजस्य उत्पन्न होने के
कारण से उनके मध्य टकराव नहीं होगा, स्पर्धा नहीं होगी, और ये नहीं होने के कारण से निकेत अतिक्रमण भी नहीं होगा। उपरोक्त स्थिति को स्पष्ट करते हुए समझाते हुए प्रोफेसर जी.ई. हचिंसन ने वाटर बोटमैन नामक कीड़े की तालाबों में साथ साथ पाई जाने वाली दो जातियों का उदाहरण दिया है। मतलब दो जातियां हैं तालाब के अंदर पाई जाती है, और हचिंसन नामक वैज्ञानिक ने वाटर बोटमैन नामक एक प्रकार का कीड़ा है जो कि तालाब में पाया जाता है। इसी की दो प्रजातियां हैं। उन दोनों प्रजातियों का उदाहरण देकर इस निकेत अतिक्रमण को और अधिक स्पष्ट रूप से समझाया है। वही बात यहाँ पर पूरी तरह से दे रखी है हचिंसन ने, और ये बताया है कि वह जो बोटरमैन नामक या वाटर बोटमैन नामक जो कीड़ा है उसकी जो दो जातियां हैं, प्रजातियां हैं, उन दोनों के मध्य किस प्रकार से निकेत अतिक्रमण होता है। कार्बनिक पदार्थ जो होता है वो कीड़े मकोड़े या अन्य जो कार्बनिक पदार्थ होता है उनका जो भक्षण है ये वाटर बोट नामक एक कीड़ा होता है वो करता है। और उसी प्रकार से एक जाति को दूसरी जाति ने अतिक्रमण के द्वारा, स्पर्धा के द्वारा निकेत अतिक्रमण में या निकेत के अंतर्गत हटा दिया है। इस प्रकार से यहाँ पर जो है ये निकेत अतिक्रमण जो ओवरलैपिंग होती है उसके बारे में पढ़ा है। इसके बाद में देखिए आगे अगला टॉपिक है लक्षण विस्थापन, कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट जिसको अपन कहते हैं। जब दो मिलते जुलते लक्षणों वाली जातियाँ समान निकेत पर निवास करती है तब एक दूसरे के क्षेत्र में अतिक्रमण या घुसपैठ होना स्वाभाविक है। जो भी अपन ने पढ़ा था ओवरलैपिंग, उसी को अतिक्रमण भी कहते हैं, उसी को घुसपैठ भी कहा जाता है। जो दो प्रजातियां हैं, दो प्रजातियों में लक्षणों की जो समानता होती है, मिलते जुलते जो लक्षण होते हैं, उस मिलते जुलते लक्षण के आधार पर जो है उनके मध्य अतिक्रमण या घुसपैठ या ओवरलैपिंग स्वाभाविक रूप से होती है। निकेत में घुसपैठ और आपसी टकराव वाले क्षेत्र में विचलन द्वारा विस्थापन होता है। यानी निकेत के अंदर जो अतिक्रमण या घुसपैठ होती है या आपसी जो टकराव होता है उस टकराव वाले क्षेत्र में विचलन द्वारा विस्थापन होता है। डाइवर्ज यानी विचलन जो होता है, आपसी टकराव होता है, उसके कारण से क्षेत्र में विचलन द्वारा विस्थापन होता है। विचलन द्वारा विस्थापन का मतलब होता है इस घुसपैठ या इस ओवरलैपिंग के कारण से जो प्रजाति है, जो प्रजाति का जो विस्थापन है वो हो जाता है, यानी कम मात्रा में उसको भोजन मिलता है। तो कम मात्रा में भोजन मिलने के कारण से उसका विस्थापन वहाँ से हो जाता है। इसके बाद भी देखिए एक देशीय और भिन्न देशीय, ध्यान रखना विद्यार्थियों, जो आपको इस वीडियो के अंदर अंडरलाइन करके आपको दिखाया जाता है वो एक प्रकार से नोट्स ही मानिए। इस अंडरलाइन का मतलब होता है कि जो मैंने जो है नोट्स लिखाए हैं वो नोट्स इसी प्रकार से लिखाए हैं, और जो आपकी मुख्य जो बात होती है वो बात यहाँ से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके और जो अंडरलाइन कर रखा है वो बात जो है आप अपने नोट्स में लिख लीजिए, और उसको आप सम्मिलित रूप से याद करके, और जैसे ही संबंधित प्रश्न आता है तो उसका आप वहाँ पर जवाब देंगे। तो एक देशीय और भिन्न देशीय जातियाँ क्या होती है, देखिए जब विभिन्न जातियाँ समान पैतृक निवास से, पैतृक का मतलब होता है पुराने निवास से उत्पन्न होकर समान क्षेत्र में निवास करती है तो उन्हें एक देशीय जातियाँ कहते हैं। यानी अपने पैतृक पुराने निवास से उत्पन्न होती है और पुराने निवास से उत्पन्न होकर समान क्षेत्र वाले जो निवास है वहाँ पर चली जाती है, उसी को अपन एक देशीय जातियाँ कहते हैं। एक देशीय जातियों में विचलन प्रक्रिया से लक्षण विस्थापन होता है। लक्षण विस्थापन का मतलब होता है कि जब समान उनके अंदर जो है लक्षण रहते हैं तो समान लक्षण के कारण से क्या होता है कि उनमें विस्थापन हो जाता है। परंतु उसके विपरीत भिन्न देशीय जातियाँ विभिन्न पैतृक निवास स्थानों से उत्पन्न होने के बाद अलग अलग दिशाओं से बढ़कर, अर्थात एक समान पैतृक निवास स्थानों से उत्पन्न होने के बाद अलग अलग दिशाओं से बढ़कर
एक समान निकेत बिंदु पर आकर निवास करने लगती है, जिसको अपन चित्र के द्वारा भी समझेंगे। मतलब एक देशीय जातियाँ तो आप समझ गए होंगे कि एक देशीय जाति तो क्या होती है कि एक पैतृक जो निवास होता है उस निवास से उत्पन्न होती है और समान निवास में जाकर रहने लग जाती है, तो उसको एक देशीय जातियाँ कहते हैं। लेकिन भिन्न देशीय जातियाँ क्या होती है? भिन्न देशीय जातियाँ, जैसे यहाँ पर उदाहरण भी दे रखा है A1 और A2। ये भिन्न देशीय जातियाँ अपने पैतृक निवास से उत्पन्न तो होती है, लेकिन ये बाद में अलग अलग दिशाओं में बढ़ जाती है। अलग अलग दिशाओं में अलग अलग दिशाओं के अंदर अपना पैतृक निवास जो होता है उस पैतृक निवास के अनुसार जो है एक समान निवास में नहीं जाती है, जबकि अलग अलग जो है दिशाओं में निवास स्थान बनाती है और पैतृक निवास से उत्पन्न होने के बाद में अलग अलग दिशाओं में बढ़कर एक समान निकेत बिंदु पर आकर निवास करने लगती है। एक समान निकेत बिंदु पर आकर निवास करने लग जाती है, जिनको भिन्न देशीय जातियाँ कहते हैं। इसके बाद में देखिए उदाहरण भी दे रखा है। एक सिट्टा नामक एक चिड़िया है। सिट्टा नामक चिड़िया की दो एक देशीय जातियाँ हैं जो समान निकेत में रहती है और स्पष्ट लक्षण भेद होता है उनके अंदर। समान एक देशीय जाति का मतलब क्या है कि एक दिशा से पैतृक लक्षण उत्पन्न होते हैं और एक पैतृक निवास से उत्पन्न होकर एक समान जो है निवास स्थान में जाती है। तो यहाँ पर देखिए सिट्टा नामक जो चिड़िया की दो जातियाँ हैं वो एक देशीय जातियाँ जो समान निकेत में रहती है और स्पष्ट लक्षण भेद उनमें दिखाई देता है। इसको अपन जो है एक चित्र के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। आइए, ये उदाहरण है एक देशीय और भिन्न देशीय प्रजातियों का उद्गम कैसे होता है। तो यहाँ पर साइड में दे रखा है आपको, ये दो जातियाँ हैं एक देशीय जातियाँ। इनका जो उत्पन्न होना है या इनकी जो उत्पत्ति है वो बी निवास, मतलब जो पैतृक निवास है इसका बी वासी उत्पन्न होती है और B1 तथा B2 निकेत उत्पन्न करती है। B1 और B2 निकेत में जाकर रहने लगती है। तो एक प्रकार से ध्यान दीजिए यहाँ पर इन दोनों के मध्य जो है इस प्रकार से ओवरलैपिंग होती है। यहाँ ये ओवरलैपिंग होती है, दोनों एक साथ यहाँ पर निवास करती है। तो इस प्रकार की जो है एक देशीय जातियाँ यहाँ पर कहलाती है। इसके बाद में देखिए जो भिन्न देशीय जाति अपन ने पढ़ी थी, इसमें देखिए पैतृक जो निवास होता है वहाँ से उत्पन्न होती है और पैतृक निवास से उत्पन्न होने के बाद में अलग अलग दिशाओं के अंदर क्या होती है, ये अपना निकेत उत्पन्न करती है, निकेत बनाती है। जैसे यहाँ पर ए जो पैतृक निवास है वहाँ से A1 A2 A1 A2 A1 B2 इस प्रकार से जो है यहाँ पर जो है अलग अलग निकेत उत्पन्न करती है, अलग अलग दिशाओं में ये बढ़ती है। इनको अपन भिन्न देशीय प्रजातियाँ कहते हैं। ये एक देशीय प्रजाति है, ये जाति है, ये भिन्न देशीय जाति है। यहाँ पर देखिए एक देशीय जाति का अन्य एक उदाहरण दे रखा है। इनके मध्य क्या होता है, विलगाव दूर होने पर, विलगाव दूर का मतलब होता है इनके मध्य जो दूरी है वो दूरी जो है दूर हो जाती है या दूरी जो है इनमें बढ़ती है, तब क्या होता है इनके मध्य जो है तो जो प्रजातियाँ हैं उन प्रजातियों के मध्य यहाँ पर जो है निकेत अतिक्रमण उत्पन्न हो जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखिए ये एक चित्र दे रखा है जो कि आपके एक देशीय और भिन्न देशीय जातियों का उद्गम दे रखा है। इसको आप जो है अच्छी तरह से वीडियो को पॉज करके और इसका आप जो है स्क्रीनशॉट लेकर भी जो है इसको समझने का प्रयास कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में अपन आगे चलते हैं। लक्षण विस्थापन के लाभ क्या हैं? मुख्यतः यहाँ से जो है छोटा प्रश्न ही बनता है, बड़ा प्रश्न नहीं बनता है। जो लक्षण विस्थापन होता है मतलब अभी अपन ने जो अतिक्रमण पढ़ा था, उस अतिक्रमण में क्या होता है, स्पर्धा उत्पन्न होती है और स्पर्धा के कारण से एक जाति दूसरी जाति को हटा देती है। तो इस विस्थापन से लाभ क्या होता है, देखिए तो भोजन स्पर्धा कम या पूर्णतया समाप्त हो जाती है और दूसरा आनुवांशिकी पृथक्करण से नई नई जातियों का उद्गम हो जाता है। तो मुख्यतः दो यहाँ पर लाभ है। एक तो भोजन स्पर्धा कम हो जाती है, उनके मध्य प्रतिद्वंदिता कम हो जाती है और दूसरे उनके मध्य आनुवांशिकी पृथक्करण जिसको अपन जेनेटिक आइसोलेशन कहते हैं, उसके द्वारा क्या होता है कि नई नई प्रजातियां विकसित हो जाती है। इसके बाद में देखिए निकेत वियोजन के लाभ भी हैं, लेकिन निकेत वियोजन का मतलब क्या होता है, एडवांटेज ऑफ निकेत सेग्रीगेशन होता है। निकेत वियोजन के लाभ जो है यहाँ दे रखे हैं। विभिन्न जातियों द्वारा अलग अलग निकेत में निवास करने के अनेकों वैज्ञानिक लाभ हैं। निकेत वियोजन से विभिन्न जंतुओं के अनावश्यक संघर्ष और स्पर्धा के अवसर लगभग समाप्त हो जाते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही निकेत में निवास के कारण प्रारंभ से ही प्राणी अपने सूक्ष्म निवास की पारिस्थितिकी में
स्वयं अनुकूलन कर लेते हैं, परिणाम स्वरूप उन्हें स्वयं उन संभावित विपरीत परिस्थितियों पर सख्ती लगाने की आवश्यकता नहीं होती है जो निकेत वियोजन के अभाव में उत्पन्न होती है। तो यहाँ देखिए, ये वियोजन का जो है मुख्यतः यहाँ पर जो लाभ है, यहाँ कोई विशेष लाभ नहीं है। जो अपने लक्षण विस्थापन के लाभ पढ़े हैं वही उसी से जो है मिलता जुलता लाभ है। इसके बाद में अगला जो अपन टॉपिक पढ़ते हैं उसका नाम है पारिस्थितिकी तनाव क्षेत्र, जिसको इकोटोन कहते हैं। यहाँ से जो है प्रश्न बनने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं, इसलिए इस वीडियो के अंदर जो है सबसे जो मुख्य बात है वो आपके इकोटोन या पारिस्थितिकी तनाव क्षेत्र ये है। इसके बारे में ध्यान से पढ़ना है आपको। देखिए, दो मुख्य समुदायों के परस्पर मिलन के क्षेत्र को तनाव क्षेत्र या इकोटोन कहते हैं। इसी को दूसरे शब्दों में तनाव या इकोटोन दो या अधिक भिन्न समुदायों के बीच का क्षेत्र होता है। देखिए, होता क्या है कि दो जो प्रजातियां होती है या दो जो समुदाय होते हैं, जब एक दूसरे से मिलते हैं तो मिलने पर उनके मध्य तनाव क्षेत्र उत्पन्न होता है। उसी को पारिस्थितिकी तनाव क्षेत्र या इकोटोन कहा जाता है। इसको अपन एक चित्र के माध्यम से समझते हैं। तनाव क्षेत्र बीच में जो दे रखा है वो आपको चित्र में समझना है कि जो बीच में दे रखा है ये तनाव क्षेत्र या इकोटोन कहलाता है। इसका प्रदर्शन किया गया है। देखिए, ग्रह प्रवास होम रेंज दे रखी है, एक तरफ दे रखी है यहाँ पर ग्रह प्रवास और यहाँ पर भी दे रखी है ग्रह प्रवास। यहाँ पर देखिए, एक तरफ जो है ग्रह घोंसला दे रखा है और दूसरी तरफ भी ग्रह घोंसला दे रखा है। इन दोनों के मिलने पर, यानी दोनों समुदाय हैं या ये मान लेते हैं कि दोनों यहाँ पर ग्रह घोंसलों में चिड़ियाँ जो रहती हैं उनकी प्रजातियाँ रहती है, दो प्रजातियाँ मान लो। इन दोनों के मिलने से क्या होता है कि यहाँ पर जो है एक तनाव क्षेत्र उत्पन्न होता है और इस तनाव क्षेत्र को ही क्या कहा जाता है, इकोटोन कहा जाता है या इसी को पारिस्थितिकी तनाव क्षेत्र कहा जाता है। तो ये जो है तनाव क्षेत्र जो होता है वो तनाव क्षेत्र दो समुदायों के मिलने से या दो प्रजातियों के मिलने से होता है, इसलिए यहाँ पर इसको पारिस्थितिकी तनाव क्षेत्र भी कहा जाता है। अब देखिए, यहाँ पर एक उदाहरण दे रखा है, वन तथा घास स्थल के बीच की रेखा, दो स्थलीय जलीय समुदायों के बीच की दीवार आदि तनाव क्षेत्र इकोटोन के उदाहरण हैं। देखिए, वन और वन के साथ में घास स्थल, इन दोनों के बीच में एक रेखा खींची जाती है। जिस प्रकार से मैंने भी आपको चित्र बताया था उस चित्र के अनुसार एक तरफ वन होते हैं और एक तरफ घास है। इन दोनों के मध्य मतलब या ये अपन कह सकते हैं कि एक स्थलीय और एक होता है जलीय। एक समुदाय जलीय होता है, एक समुदाय स्थलीय होता है। तो जलीय समुदाय और स्थलीय समुदायों के बीच की दीवार है आदि क्या कहलाते हैं, तनाव क्षेत्र कहलाते हैं। एक तरफ देखो, यहाँ पर अगर बात करें अपन तो ये जैसे ग्रह घोंसले दे रखे हैं तो एक तरफ यहाँ पर स्थलीय लिख देंगे और इधर लिख देंगे जलीय, और इन दोनों के मध्य जो तनाव क्षेत्र उत्पन्न होता है वो पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। यहाँ पर एक तरफ घास लिख देंगे और एक तरफ वन लिख देंगे। घास और वन जो है, एक तरफ घास हो जाएगी एक तरफ वन हो जाएंगे, इन दोनों के मध्य जो है तनाव क्षेत्र उत्पन्न होता है। इसी को इकोटोन या पारिस्थितिकी तनाव क्षेत्र कहा जाता है। देखिए, एक तनाव क्षेत्र में तापक्रम, नमी, प्रकाश एवं दूसरे भौतिकीय प्रभाव की अवस्थाएं दोनों किनारी स्थित समुदायों से भिन्न एवं प्राय मध्यस्थ होती है। यानी जो तनाव क्षेत्र होता है उसमें तापक्रम है, आर्द्रता जिसको अपन कहते हैं, नमी है, प्रकाश है। इसके अलावा दूसरे जो भौतिकीय प्रभाव की जो अवस्थाएं होती है वो दोनों किनारे स्थित समुदाय, यानी जो दोनों तरफ जो किनारे के ऊपर जो समुदाय होते हैं समुदायों से भिन्न एवं प्राय मध्यस्थ होती है। यानी भिन्न अपन कह सकते हैं, दोनों से भिन्न होगी। इसके अलावा जो है दोनों की मध्यस्थ होगी, मतलब ये दोनों का जो मिला जुला रूप होता है वो होगी। इसके बाद में देखिए, कोर का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ एज, कोर का नियम या जिसको सिद्धांत कहते हैं, नियमित रूप से किसी पड़ोसी समुदायों की तुलना में तनाव क्षेत्र में अधिक जातियाँ तथा घनी जीव संख्या पाई जाती है। इसे कोर या किनारे का सिद्धांत कहते हैं। मतलब जो पड़ोसी समुदाय होते हैं उन पड़ोसी समुदायों की तुलना में तनाव क्षेत्र में अधिक जातियाँ तथा घनी जीव संख्या पाई जाती है। तनाव क्षेत्र जो होता है उसमें जातियाँ भी अधिक होती है और उसके मध्य जीव संख्या भी अधिक पाई जाती है। इसी को क्या कहते हैं, कोर या किनारे का सिद्धांत कहा जाता है। तनाव क्षेत्र से संबंधित ही है, इसलिए तनाव क्षेत्र में प्राणियों की अधिक संख्या का कारण है अधिक मात्रा में भोजन व आश्रय का होना
जो कि भांति भांति के पेड़ पौधों से उपलब्ध होता है। यानी ये जो तनाव क्षेत्र है, इस तनाव क्षेत्र में जो प्राणियों की संख्या है वो अधिक क्यों होती है? अधिक इसलिए होती है क्योंकि उसमें भोजन और आश्रय का जो है होना जो अलग अलग होता है उनका, और पेड़ पौधों से ये उपलब्ध होते हैं, या जो कि भांति भांति के पेड़ पौधों से उपलब्ध होते हैं, इसलिए यहाँ पर संख्या अधिक होती है। इस तरह की प्रकृति को जिसमें विभिन्न जीव व जीव संख्या का घनत्व अधिक हो जाता है उसी कोर प्रभाव कहा जाता है। मतलब इस तरह की जो प्रकृति जिसमें विभिन्न जीव व जीव संख्या का घनत्व अधिक हो जाता है उसे कोर प्रभाव कहते हैं। ये प्राणियों की अधिक संख्या का कारण भोजन व आश्रय के लिए पेड़ पौधों की संख्या अधिक होना माना जाता है, क्योंकि इकोटोन जो होता है उसमें पेड़ पौधे अधिक होते हैं, और पेड़ पौधे अधिक होने के कारण से वहाँ पर जो है जीव संख्या भी अधिक होती है। इसी कोर सिद्धांत को या कोर प्रभाव को अपन एक चित्र के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर देखिए एक चित्र दे रखा है, इसमें एक तरफ जो है जाति अ दे रखी है, दूसरी तरफ जाति ब दे रखी है, और इन दोनों के मध्य जो है एक इकोटोन या तनाव क्षेत्र बनता है। यहाँ पर ये जो इकोटोन या तनाव क्षेत्र बनता है इसमें जीवों की संख्या इन दोनों जातियों से अधिक है। अधिक होने के कारण से इसी को अपन क्या कहते हैं? कोर का प्रभाव कहते हैं। अब देखिए यहाँ ये अधिक क्यों हुई? यहाँ सघन जीव संख्या है, ये सघन जीव संख्या भी कह सकते हैं, अधिक जातियाँ भी कह सकते हैं। ये किसके कारण से हुई? अधिक मात्रा में भोजन व आश्रय तथा विभिन्न जातीय जो पादप होते हैं वो इसमें पाए जाते हैं, जिसके कारण से यहाँ पर जो है जीवों की संख्या अधिक हो जाती है, और अधिक होने के कारण से इस तनाव क्षेत्र को कोर का प्रभाव भी कहा जाता है। तो यहाँ पड़ोसी समुदाय अ व ब की तुलना में तनाव क्षेत्र में जंतुओं की संख्या अधिक पाई जाती है। इसी को कोर का प्रभाव या कोर का सिद्धांत कहा जाता है। ध्यान दीजिए विद्यार्थियों, यहाँ पर जो है अपन जो आवश्यकता की अतिक्रमण पढ़ रहे हैं, ओवरलैपिंग पढ़ रहे हैं, वो लेसन आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसके बाद में अपना जो अगला अपना वीडियो आएगा उसमें अगला जो नेक्स्ट आपका लेसन है उसके बारे में चर्चा करेंगे।